देखो यार, तुम्हारे 3 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं एंड गिन के 2 ही पेपर बचे हैं, जिसमें से एक कल निपट जाएगा जो कि है बिजनेस स्टडीज़। एंड फिर कुछ टाइम बाद तुम इस बोर्ड्स के पेपर के झंझट से बिल्कुल आज़ाद। मतलब देख रहे हो भाई साहब, टाइम कितनी जल्दी भागता है यार, राइट। सो सम बेसिक पॉइंटर्स जो मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस स्टडीज़ के पेपर से पहले याद करो, सो दैट तुम बिजनेस स्टडीज़ से अपना मैक्सिमम आउटपुट खींच सको। देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता तुम इस वीडियो को एग्जैक्टली कब देखने वाले हो, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड कि यार जब तुम्हारा पेपर होगा देने वाले होगे, उससे पहले अपने पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज ऊपर से रीड मार लेना या ओवरव्यू ले लेना। मतलब तुम कोई भी चैप्टर जो पढ़ना चालू कर रहे हो, उसके अंदर तुम्हें जितनी भी हेडिंग्स दी हैं, उसके अंदर जितनी भी तुम्हें सब हेडिंग्स दी हैं, उसको एक बार पढ़ लेना। डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि यार कोई सब हेडिंग मुझे याद नहीं आ रही या उसके अंदर क्या लिखा था याद नहीं आ रहा, तो उस केस में तुम YouTube पे जाके या अपने नोट से या फिर सेल्फ स्टडी करके जैसे भी तुम करते हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। बट ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर से सारे पॉइंटर्स को एक बार अच्छे से याद कर लेना। जैसे मानो फॉर एग्जांपल मैं आज प्लानिंग चैप्टर पढ़ना चालू कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्लानिंग की डेफिनेशन समझूंगा। प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट इज टू बी डन। क्लियर हो गया, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, प्लानिंग की डेफिनेशन समझ ली। फिर मैं आया फीचर्स के ऊपर। फीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के, ऊपर से पढ़ लिए। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब प्लानिंग हम लोग गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करी जाती है, पास्ट के लिए तो प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग परवेजिव होता है, प्लानिंग हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, हर लेवल पे चाहिए होती है प्लानिंग करने की ज़रूरत। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, बिकॉज प्लानिंग में हमें सोचना पड़ता है और सोचने से हमारा दिमाग खर्च होता है, तो हमारी दिमाग की एक्सरसाइज होती है। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन है, बिकॉज प्लानिंग में ही हम ऑब्जेक्टिव को सेटअप करते हैं और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही तुम सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो, तो प्लानिंग तो सबसे पहला पार्ट आता है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ ऊपर से सारे पॉइंटर्स रीड मार लिए। इसके बाद फिर तुम इंपॉर्टेंस पढ़ लेना ऐसे ऊपर पॉइंटर्स तरीके से। एंड मैं फिर से बोलूंगा, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हुए चलना, कोई भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि यार इसका मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, तब तुम उठा लेना नोट्स या फिर यूट्यूब से, जैसे भी तुम करते हो। एंड अगर तुम इस तरीके से करोगे ना, मुझे नहीं लगता मुश्किल से तुम्हारे 15 से 20 मिनट लगेंगे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था यार कि एक 1 पेज समरी बना लेना या फ्लो चार्ट बना लेना चैप्टर वाइज, तो अगर तुमने बना रखा है तो उसी को रिवाइज मार लेना, फिर तुम्हें बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड अगर तुमने फ्लो चार्ट्स नहीं बनाए हैं, मैं तुम्हें एक लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, उसके अंदर मतलब चैप्टर वाइज फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं, तो उसको तुम एक बार रीड मार लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसमें भी अगर तुम्हें कुछ डिटेल में जाने की जरूरत है, फिर तुम बुक से अपने नोट्स को रेफर कर सकते हो। देखो अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम हो, मतलब पेपर से पहले तुम इस वीडियो को लगभग 6 से 7 घंटे पहले देख रहे हो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, जो भी तुम 1 पेज समरी तुमने बना रखी है, उसको दोबारा लिख के याद कर लो। बिकॉज ऑब्वियसली जब हम लिख के याद करते हैं चीज़ें, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो लंबे समय तक हमें रिटेन रहती है। एंड तो मैं बोलूँगा कि लिख के भी याद कर सकते हो अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो। देखो अगर तुम इसको सीरियसली ओवरऑल करने जाओगे ना, बिजनेस स्टडीज़ को दोबारा पढ़ने, ओवरव्यू लेने में अच्छे से, बहुत अच्छे से जाओगे, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटा तुम्हें लगेगा। बट इससे जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्पाइक होगा ना भाई, उसका बात ही अलग है। एंड वॉट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द स्पैन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ माई लाइफ कि यार जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट कैन टेक यू टू द टॉप, राइट। बिकॉज मैं ना टेबल टेनिस खेलता हूँ और मेरे को लाइक 3rd क्लास से मैंने टेबल टेनिस खेलना चालू करा था। मेरे को 8-9 साल हो चुके हैं टेबल टेनिस खेलते हुए। तो आज तक मैंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं यार, मतलब लाइक आई हैव बीन टू द होल पार्ट ऑफ द इंडिया। मैं हर जगह गया हूँ, आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस। एंड उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई यार कि अगर 2 प्लेयर्स का मैच होता है ना, उसमें अगर दोनों की स्किल 19-20 होती है, मतलब आपस का ही मतलब लेवल होता है उनके गेम का, तो उस केस में हमेशा 90% टाइम से मेजॉरिटी टाइम्स वही जीतता है जिसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। एंड ये टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे यार, बिकॉज मुझे पता है शायद तुम्हें स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल गई होंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पेपर से पहले, और वो तभी आएगा जब तुम बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को दोबारा एक बार ओवरव्यू मार के रीड मार लोगे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इससे डेवलप हो जाएगा। सेकेंडली यार, एक क्वेश्चन जो मुझे अभी रिसेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि क्या भैया बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम लोग जो हेडिंग्स होती है उसके अंदर अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं? इसका आंसर है डेफिनेटली लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम एनसीईआरटी की लाइंस पे स्टिक करो, मतलब ऑब्वियसली यार अगर तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन पता है तो लिख दो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं आती तो तुम अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हो। देखो यहां पे ना एक कंफ्यूजन समझने का ट्राई करना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि राम जी कब पैदा हुए थे,
और तुम लिख के आ रहे हो कि राम कहाँ पैदा हुए थे, तो ऑब्वियसली तुम्हें उस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे। बट अगर तुम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख के लाओगे ना, तो तुम्हें डेफिनेटली उसके नंबर मिलने वाले हैं। एंड यहीं से निकल के आता है सेकंड पॉइंट कि बिजनेस स्टडीज के पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन तुम छोड़ना मत, स्पेशली लंबे वाले क्वेश्चन तो भूल के भी मत छोड़ना। अगर तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पता है या कुछ भी तुम्हें कंटेंट पता है तो उसको लिख के आना, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड की खासियत ही यार कि उसमें तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्लस तुम्हें लिखने के नंबर मिलते हैं। तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन तुम छोड़ के मत आना। एंड अगर तुम कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख के आओगे ना उससे रिलेटेड, तुम्हें दिखेगा कि तुम जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर, उससे कई टाइम ज्यादा तुम्हारे नंबर आने वाले हैं। बिकॉज सीबीएसई में यार मुझे नहीं पता ये जादू क्या होता है, बट होता है ऐसा जादू, ठीक है। बिकॉज मेरे को याद है मैं 10th में जब था ना, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार जब मैं पेपर देके आया मेरे अराउंड मैक्स टू मैक्स 70% बनेंगे, 65 से 70% बनेंगे, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। एंड जब मेरा पेपर हुआ और जब रिजल्ट आया, आई गॉट 83.2%। तो मुझे नहीं समझ आया कि यार ऐसा कैसे हो गया यार, इतना तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। फिर मेरे को बाद में पता चला कि यार मैंने लिखा तो था, मतलब एग्जैक्टली नहीं लिखा था, बट जो भी आता था कुछ ना कुछ तो लिखा, और उस वजह से सीबीएसई में मुझे नंबर मिले। तो ये चीज मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जो भी पता है प्लीज उसको लिख के जरूर आना। थर्ड पॉइंट कि यार स्टार्टिंग से ना एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करते हुए चलना, ताकि तुम्हारे पास रिवीजन का भी टाइम बचे, तुम्हारी राइटिंग में लास्ट मोमेंट पे खराब भी ना हो, एंड तुम्हारा पेपर ना छूटे। एंड यार तुम अभी तक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए इस पॉइंट को सुन के, बिकॉज मैंने बहुत बार इस पॉइंट को रिपीट कर दिया। बट इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट ये है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे तुम्हें दिखता है कि यार तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा और तुम्हारे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, तो उस केस में तुम दो चीज़ें करना। पहली चीज़, अगर तुम्हारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, मतलब कम टाइम है बट थोड़ा है टाइम, मतलब बहुत ही थोड़ा टाइम है, तो उस केस में ना तुम सिर्फ हेडिंग्स लिखना और इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, स्पेशली बड़े वाले क्वेश्चंस के अंदर। बट अगर तुम्हें दिखता है कि भाई बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा, वहां से टीचर बिल्कुल कॉपी लेने आ रही है, छीनने आ रही है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है, तो उस केस में जो तुम्हारे 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम सिर्फ फ्लो चार्ट बना देना, तुम्हें उस चीज के नंबर मिल जाएंगे। तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा कि यार जो ये तुम्हारे 5 मार्कर्स होते हैं ना, इसमें तुम्हारे आधे नंबर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स के ही होते हैं। तो अगर तुम हेडिंग बना दोगे या फ्लो चार्ट बना दोगे तो तुम्हारे उसके आधे नंबर ऑलरेडी सिक्योर हो चुके होंगे। एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि यार मैंने अभी लास्टली एक वीडियो बनाई थी प्रेजेंटेशन के ऊपर बिजनेस स्टडीज की, जिसमें मैंने 2019 के टॉपर की आंसर शीट, 2018 के टॉपर की आंसर शीट और अपनी आंसर शीट उसके अंदर डिस्कस करी थी। तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यार जो दिखता है वही बिकता है, राइट। एंड मैं फिर से बोलूंगा यार, ये सिचुएशन तुम्हारी नहीं आएगी ऐसी वाली जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट में फ्लो चार्ट सिर्फ बना के आना है, एक एक लाइन लिखना, अगर तुम स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करते हुए चलोगे। बट वही बात आती है, तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया और ऐसी सिचुएशन में फंस गए, तुमने स्पीड मेंटेन नहीं करी, तो उस सिचुएशन में तुम ये दो सॉल्यूशंस करना। पहला, अगर थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा है, तो उसमें सिर्फ हेडिंग्स लिख देना, सारी सब हेडिंग्स मतलब, और उसके अंदर एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देना। अगर बिल्कुल ही नील टाइम बचाए, सिर्फ फ्लो चार्ट बना के आ जाना, तुम्हारे आधे मार्क्स उसके अंदर पूरे आधे, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके आधे, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5-3 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे उस चीज से। तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। फाइनली यार बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा इस वीडियो को, कुछ बेसिक पॉइंटर्स लास्ट छोटे मोटे डिस्कस कर लेता हूं। पहली चीज, जब भी तुम केस स्टडी सॉल्व करते हो तो पहले क्वेश्चन को रीड मारा करो, सो दैट तुम्हें पता चल सके कि क्वेश्चन एक्जैक्टली पूछ क्या रहा है। वरना अगर हम डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ना चालू करेंगे तो हम भटकते रहेंगे कि यार इसमें तो ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। तो अगर तुम क्वेश्चन पढ़ लोगे तो तुम्हारा माइंड स्टैटिक रहेगा कि हाँ इसी से मेरे को आंसर फाइंड करना है, और चांसेस होते हैं कि तुम्हें जल्दी उसका आंसर मिल जाए। दूसरी चीज, केस स्टडी सॉल्व करते वक्त ना पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना। होता क्या है, हम लोग बहुत बड़ी केस स्टडी देखते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो अगर तुम पहले ही देख के डर जाओगे ना तो तुम्हारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम होगा। मैंने पहले भी बोला है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है पेपर में, और बिल्कुल शांत माइंड से केस स्टडीज को सॉल्व करना। अब यहां पे निकल के आता है एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन जो मेरे को पता है, वो ये है कि क्या होता है ना, केस स्टडीज में हमारे मतलब आंसर शीट निकलती है, ठीक है, जो मॉडल आंसर शीट होती है, ये क्या बोलते हैं उसको, मार्किंग स्कीम होती है, उसके अंदर तुम्हें केस स्टडीज से कुछ आंसर दिए रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार इस केस स्टडीज के अंदर कुछ और भी निकल के आ रहा है, कोई और टॉपिक निकल के आ रहा है, तो अगर तुम उसको कोड करके बोल दोगे कि इस लाइन से मैं ये वाला फंक्शन प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं या ये वाला टॉपिक प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं और वो मार्किंग स्कीम में नहीं दिया है, तो तुम्हें उस चीज के नंबर मिलेंगे, क्योंकि तुमने वो कोड के साथ बता दिया कि हाँ यहां से ये भी मैं डिराइव कर सकता हूं। तो मतलब देख रहे हो भाई साहब कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तुम अगर तुम्हें जो भी लगता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है तो लिखा करो, साथ में कोट लगा दिया करो। इट्स नॉट कि तुम्हें सिर्फ स्टैटिकली वही आंसर लिखना है जो तुम्हारी मार्किंग स्कीम में दिया है। तो ये खासियत यार सीबीएसई बोर्ड की कि बहुत सारे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें मिलती है, नंबर तुम्हें मिलते हैं, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ भाई साहब, जब भी तुम जाओगे एग्जाम सेंटर, प्लीज बातें मत करना है दोस्तों से कि भाई तूने कितना पढ़ लिया, तूने कितना नहीं पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, यहाँ से केस स्टडी बन सकती है, ये कर सकती है, ये मत करना है। खाली ना मतलब बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, तुम समझ रहे हो इसको, तो ये चीजें मत करना। तुम होशियार हो यार, तुम इस वीडियो को देख जा रहे हो, तो ये चीजें तुम मत करना। उसके बाद और क्या हो सकता है, तीसरी चीज, हाँ, तुम ना रात भर बैठ के सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, बिकॉज यार वो फ्रेशनेस किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। जितने भी तुम फ्रेश होकर जाओ, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि लिखना क्या है तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। लेकिन अगर तुम नींद में भी हो और तुम्हें पता है कि बस लिखना क्या है तो तुम लिख लोगे ना। सो अगर सिलेबस बाकी है तो उस केस में रात भर बैठ के अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बिकॉज 2 ही पेपर बचे हैं यार, फिर तो सोना ही सोना है आराम से। तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उसके अंदर। उसके बाद फाइनली यार आई वुड रिकमेंड कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट डे पे क्या करें क्या नहीं करें ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है।
बहुत सारे सैंपल पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है, तो फिर तो सैंपल पर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। एंड बहुत सारी केस स्टडीज भी लास्ट मोमेंट पर आके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है तुम्हें कि जो भी तुम्हारी 1 पेज समरी है, जो तुम्हारा फ्लो चार्ट है, उसको एक बार रिवाइज मार लेना अच्छे से जितनी बार हो सके, तो ताकि तुम उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सको। एंड बाकी यार बीएसटी में फोड़ दो यार तुम, बहुत तोप चीज़ नहीं है बिजनेस स्टडीज़। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ यार, तुम अगर कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि यार तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि तुम अपना बेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। एंड ठीक है यार, फिर इतना रखता हूँ इस वीडियो को। आई होप सो तुम्हें कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं कभी फ्यूचर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।